जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ्स की ज्योमेट्री वाला पोर्शन करना है। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री को हम बिल्कुल अलग से करेंगे, सही है, क्योंकि ये चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं सारी किताबों में है। जिस तरह मैंने डेटा हैंडलिंग अलग से किया है और ज्योमेट्री, फिर आगे सेट और अलजेब्रा भी हम अलग से करेंगे। बाकी चीज़ें जो पाँच पाँच छः छः चैप्टर हैं हर किताब के, वो हमने एक साथ किए थे अपनी आसानी के लिए। अब देखें, ज्योमेट्री पांच किताबों में है, चौथी में भी है, पांचवी में, छठी सातवीं आठवीं में। चौथी में चीजें आसान हैं, यानी कि ये देखें, ये चौथी की ज्योमेट्री है। इसमें ज्यादा से ज्यादा उसने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के वाले से थोड़ा थोड़ा बताया है, जो आपको वैसे भी ज्यादातर पता होता है, सही है। और फिर आगे जाके चीजें थोड़ी सी बीच में ये आ जाती हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, फिर एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब मैं आपको एक ही जगह कंबाइन करके एक ही लेक्चर में ये सारा बताऊंगा। सबसे पहले आसान चीजें जो हैं वो देख लेते हैं। देखें, बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन ये भी देखनी है, बाज़ औक़ात आ जाती हैं। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का फर्क पता होना चाहिए, सही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये मेरे ख्याल से साइंस में भी आया था। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ये देखें, ये एक्स वाई जो है, ये सीधी लाइन है। नीचे जिस तरह फर्श है सीधा, हॉरिजॉन्टल सीधी होती है। और वर्टिकल की मिसाल दीवार से समझ लें। हमने साइंस में पढ़ा था ना कि वर्टिकल के लिए मिस्त्री वर्टिकल जो चीज है दीवार, उसको नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, और साइंस में आया था स्पिरिट लेवल और दूसरा एक, सही है। तो ये वाली नीचे वाली, जो ऊपर से नीचे वाली लाइन होती है, ये वर्टिकल होती है, सही है। इन दोनों की शिनाख्त आपको पता होनी चाहिए। फिर पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन कौन सी होती है। देखें, ये जो रोड है ना, इससे समझें, ये रोड के ऊपर ये जो लाइनें हैं, ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ये कहीं भी जाके आपस में मिलती नहीं है, सही है। पैरेलल वो लाइन होती है जो साथ साथ चल रही होती है, कभी भी जाके नहीं मिलेंगी, बेशक वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली इस तरह सीधी भी हो, सही है। तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये पैरेलल का निशान होता है, सही है, ये वाला ऊपर से नीचे। अच्छा, और जो नॉन पैरेलल है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके आपस में क्रॉस हो जाएंगी। देखें, ये जिस तरह कैंची की मिसाल दी है इसने, इंटरसेक्ट हो जाती हैं, फिर वहां पे एंगल बनाती हैं। अब देखें, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल नहीं थी, ये एक जाके एक जगह पे मिल गई हैं, जहां पे मिलती हैं वहां पे ये एंगल बना देती हैं, सही है। तो एंगल बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपने ये समझना है कि नॉन पैरेलल लाइंस जाके एंगल बनाती हैं, फिर जहां पे मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, वहां पे एंगल बना देती हैं। अब देखें, ये बहुत आसान है। फिर एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि पैरेलल कौन सी है, नॉन पैरेलल कौन सी है। ये वाली पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है, बाकी नॉन पैरेलल है, सही है। अच्छा, एंगल, एंगल के हवाले से थोड़ा सा आपने पढ़ना है। मैंने बताया कि जहाँ पे लाइनें जाके कट होती हैं वहां पे एंगल बनता है। अब एंगल कितने किस्म के हो सकते हैं। देखें, ये जो ए और बी लाइन है, ये इसने मिलके एंगल बनाया है, तो इस एंगल को उसने नाम दिया ए ओ बी। यहाँ पे वो मिली है, उसको ओ का नाम दे दिया, और पूरा एंगल ए ओ बी बन गया, सही है। और एंगल को ऐसे लिखा जाता है, ये जिस तरह वो हमने स्मॉलर लार्जर वाला साइन पढ़ा था, तो ये जो स्मॉलर वाला होता है, एंगल को भी ऐसे लिखा जाता है, सही है। अच्छा, फिर ये क्या चीज़ है, ये आपने जब अपने स्कूल के टाइम पे भी ये चीज़ देखी होगी, इसको डी भी कहते हैं कुछ लोग, और इसको ज्योमेट्री की जुबान में इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, सही है। इसको इसको एंगल नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पे देखें, एंगल लिखे हुए हैं, जीरो इस तरफ से। दो, इसके दो स्केल हैं, पहले ये समझने, इसके अंदर दो स्केल होते हैं। एक देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है जीरो, 10 20 30 और यहाँ तक आ रहा है, ये 90 का, बिल्कुल सीधा 90 का होता है। और एक जो है ना, इस बाहर वाले है, ये एक को ग्रीन कलर किया हुआ है उसने, और दूसरे को दूसरा कलर किया हुआ है। ये दोनों का मकसद क्या है, ये आपने समझना है। एक ही प्रोटेक्टर पे दो तरह की एंगल क्यों होते हैं, दो तरह के लाइनें क्यों होती हैं। एक को इनर स्केल उसने कहा हुआ है, ये देखें, इनर कहते हैं अंदर वाला। ये इनर स्केल है जो यहाँ से शुरू होते हैं, इस तरफ जीरो इस तरफ है और इस तरफ आ रहा है। और ये आउटर स्केल है, बाहर वाला, जो इधर से शुरू होकर इस तरफ आ रहा है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने एंगल इस तरफ का नापना है, इस तरफ का एंगल नापना है, तो फिर आप उसको जो है वो एक स्केल से नापते हैं, और इस तरफ का नापना हो लेफ्ट साइड का, तो फिर दूसरे स्केल से नापते हैं, सही है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क आपने करना है। बेस लाइन, ये नीचे वाली लाइन होती है सीधी लाइन, इसको बेस, और ये सेंटर पॉइंट होता है, ये जो नुक्ता है दरमियान में, सेंटर पॉइंट के ऊपर ही प्रोटेक्ट, जहाँ जिस लाइन से आपने एंगल नापना हो, उसके उस लाइन के सेंटर पॉइंट पे इसका प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखते हैं, सही है। फिर एंगल नापते हैं। इस तरफ का एंगल नापना हो तो एक प्रोटेक्टर से नापते हैं, और इस तरफ का नापना हो तो दूसरे से नापते हैं, सही है। अब ये आगे बता भी देगा सेंटर पॉइंट, स्केल क्या होता है। स्केल्स, ये दो स्केल्स हैं, सही है। इसमें इनर स्केल, आउटर स्केल हमने पढ़ लिए। दोनों 180 के होते हैं, सही है। ये याद रखते हैं, इसके अंदर 180 के स्केल होते हैं, 0 से 180 तक, इनर भी और आउटर भी। अच्छा, जो इनर स्केल होता है वो कहता है कि
दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ नापते हैं। ये देखें, ये इनर है ना, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, इस तरफ के एंगल नापेगा। ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है, और यहाँ पे 90 पहुंच जाते हैं, यहाँ से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा उसका ऑपोजिट है, दूसरा लेफ्ट से राइट नापते हैं, सही है। अच्छा, ये आसान आसान चीजें ये अपने पास नोट करनी है। आगे इसमें से देखें कोई चीज भी आ सकती है। अभी एंगल इसने नाप लिया है, देखें मैंने यहाँ पे रखते हैं, ये वाला एंगल नापना था उसने, ये। तो देखें ये बिल्कुल 50 का एंगल आ गया है यहाँ पे। अंदर वाला जो होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ नापते हैं एंगल, यहाँ से शुरू किया उसने, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये। अगर एंगल इस तरफ बना हुआ था तो फिर इस स्केल से नापता उसको, 40 हो जाता है, 50 ये हो जाता फिर ये वाला, सही है। ये 50 का एंगल है, उसको लिखने का तरीका भी ये, ओ ए बी, तीन लाइनें है ना, ए ओ बी, 50 का, सही है। अच्छा, फिर एंगल बनते कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया, लाइनें जहाँ पे मिलती हैं वहां पे एंगल। 90 का एंगल क्या है ये आपने समझना है, 180 का क्या है। देखें 180 का पूरा एंगल बनता है, ये देखें, ये प्रोटेक्टर है ना, ये शुरू हो रहा है 0 से, यहाँ तक पूरा एंगल बन गया 180 का। या यहाँ से भी शुरू करें तो यहाँ तक, ये पूरा एंगल जो होता है ना ये वाला, ये 180 का होता है, सही है। ये, अब आपसे एंगल बनाने को तो नहीं कहेगा पेपर में, एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकते हैं कि 180 का एंगल जो है वो कहाँ से कहाँ तक बनता है, या कौन से ए बी सी पे बना हुआ तो उसको क्या कहते हैं, या फलां फलां, सही है। इस तरह आसान चीजें हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने पास लाजमी नोट करें। यहाँ पे तीन एंगल उसने बताए हुए हैं, लेकिन मैं पांचों आपको एक ही जगह बता देता हूँ। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल उसने बताए हुए। राइट एंगल तो सबको पता होगा, बहुत आसान है। देखें मैं पांचों एंगल आपको एक ही जगह बता देता हूँ। एक्यूट, पांच किस्में एंगल की, राइट, ऑब्ट्यूज, इसमें से एक आ सकता है, सही है, और स्ट्रेट, और रिफ्लेक्स। ये पांच नोट कर लें अपने पास। एक्यूट जो होता है ना वो, देखें सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। एक्यूट जो होता है वो 90 से छोटा होता है, सही है। क्या होता है, छोटे के लिए ये साइन इस्तेमाल होते हैं। 90 से छोटा छोटा होता है, 0 से 90 के दरमियान होते हैं, सही है। राइट आपको पता है पूरा पूरा 90 होता है, पूरा पूरा 90 होते हैं, सीधा बनते हैं एंगल राइट वाला। अब ट्यूज जो है वो 90 से 180 के दरमियान होते हैं, सही है। 90 से 180 से छोटा और 90 से बड़ा। स्ट्रेट, पूरा पूरा 180, जिस तरह ऊपर पूरा पूरा 190 था, ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा पीछे, 190, 180 से बड़ा बड़ा जो होगा। लेकिन तरतीब से मैंने आपको बता दिए, छोटे से बड़ा, इनको नोट करने। और पूरा 360 हो जाए तो उसको कंप्लीट भी कहते हैं, कुछ भी नाम देने, सही है। पूरा 360 जो हो जाए, 360 से बड़ा हो नहीं सकता, 360 आखिरी लिमिट है। पूरा सर्कल जो होता है ना, पूरा गुलदारा, देखें ये जो 180 बना था ना, इसको आप आधा सर्कल कह सकते हैं। ये आधा सर्कल कह सकते हैं आप। ये यहाँ से आके यहाँ पे मिल जाएगा पूरा सर्कल, ये देखें 360 है। और ये 90 की शिनाख्त भी करनी है, 90 सीधी लाइन पे बनते हैं, ये देखें। एक लाइन ये है, एक ऊपर है एक्स वाई, और ये जो बना हुआ है ये 90 होते हैं पूरा। इसको राइट भी कहते हैं। देखिए इसने तीन समझाए हैं, दो अगली क्लास में मैंने आपको अभी बता दिए पांचों, टाइम भी बच जाएगा। और ये देखें, ये झंडा है, इसने राइट एंगल बनाया हुआ है। बिल्कुल सीधी जो लाइन होगी, इस तरह वर्टिकल सीधी लाइन, वर्टिकल सीधी लाइन होगी, नीचे हॉरिजॉन्टल होगी सीधी, तो ये मिलके बना देंगे 90 का। अब ये गाड़ी है, इसने फ्यूज एंगल बनाया हुआ है, यानी कि 90 और 180 के दरमियान जो होते हैं। अच्छा, ये जो है आपसे, खैर गाड़ियां बना के तो नहीं पूछेगा, ना बनाने का कहेगा। गाड़ियां आपसे ये पूछ सकता है कि 90 से बड़ा कौन सा है, 90 से छोटा कौन सा है, 90 कौन सा है। तो ये आपने याद रखने हैं। अब देखें, 2D शेप्स क्या होती हैं, 3D शेप्स क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताना है। अब आगे चीजें थोड़ी सी, इसमें देखें एक और चीज, आपको कैसे पता लगेगा ये वाला एंगल कितने का, अंदाजन कैसे पता लगेगा। मैंने आपको बताया ये सीधी लाइन पे 90 का बनता है। तो इस तरफ जैसे जैसे इस तरफ हो रहा है तो ये छोटा होता जाएगा, सही है। ये 45 का होगा या इसके बराबर होगा। असल चीज ये प्रोटेक्टर से ही पता लगती है। प्रोटेक्टर तो खैर उस तरह ना अलाउ है ना, प्रोटेक्टर की ऐसी चीज पूछेगा आपसे, सिर्फ आपकी मालूमात की चीज पूछेगा। आपको शिनाख्त है एंगलों की या नहीं है, सही है, ज्यादा से ज्यादा। अब देखें, इसमें और जो चीज समझने की है, अब मैं आपको बताता हूँ।
ये तो आसान चीजें जो हैं वो हमारी खत्म हो गई हैं। अब देखें ज्योमेट्री में जितनी भी शेप्स आई हैं, मैंने आपको जनरल लेक्चर में बताया था, मैंने उन एक ही जगह उन सारी शेप्स की शिनाख्त कराऊंगा। चौथी में सिर्फ तीन चीजें वो बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है या सर्कल है। पांचवी में छठी में आगे और चीजें ले आते हैं, सातवीं में और ले आते हैं, आठवीं में और ले आते हैं। जो सारी चीजें हैं ना, वो ये चीजें हैं। ये देखें, ये फिजिकल क्लास में मैंने बनाई थी थोड़ी सी, यानी कि बोर्ड पे एक ही जगह वो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए इसमें से कुछ चीजें उसने चौथी में समझाई हैं, कुछ पांचवी में, ये आसान चीजें चौथी में समझाई हैं, ये पांचवी में समझाई हैं, ये छठी में समझाई हैं, ये सातवीं में, आठवीं में। मैंने इनको एक ही जगह कर दिया है, सही है। इसका मकसद ये है कि ताकि आपको इनका फर्क भी पता लग जाए। अब इसमें से एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, इसमें ये मैं आपको लिख के दोबारा ग्रुप में भी भेजूंगा। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, हो सकता है आपको समझ भी उस तरह ना आ रही हो, चीजें गड़ मिक्स भी हैं। मैं आपको लिख के समझाऊंगा, बोर्ड कायदा में ग्रुप में भेजूंगा, बल्कि इस तरह की चीजें बनी हुई भी हैं, ये देखें बनी बनाई भी हैं। अब इसमें से ये चीजें जो है ना, आपके एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं ज्योमेट्री में, कुछ इनकी जो शेप्स हैं, देखें हर एक की शेप मुख्तलिफ है। कुछ इनकी शेप की मुख्तलिफ के हिसाब से आते हैं जी। ट्रैक होने वाली कौन सी होती है, चार में फलां कौन सी होती है, पैरेलल कौन सी होती है, सीधी कौन सी होती है। अच्छा, फिर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल और क्या अपना वो क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगल मिलके क्या बनाते हैं, सर्कल, और जिस शेप में सर्कल भी हो और क्या कहते हैं रेक्टेंगल हो वो क्या बनाते हैं, जिसमें दो सर्कल और रेक्टेंगल हो वो क्या मिलके बनती है। तो कुछ एमसीक्यूज तो इनकी शेप के डिफरेंस के हवाले से होंगे। स्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है, सही है। कुछ ये फार्मूलाज हैं ये वाले, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वाले फार्मूलाज, इनमें क्या होता है, कुछ का पैरामीटर है, दो तीन चीजों का एरिया सबका है, देखें एरिया आपको सबका नजर आ रहा होगा। और कुछ का वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिर्फ 3D का होता है, जो 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। अब मैं आपकी आसानी के लिए आपको, आपने किस तरह इसको तैयार करना है, देखिए सबसे आसान चीजें पहले देखेंगे। इसमें से जितनी चीजें हम समझ सकेंगे वो पहले हम समझेंगे। फिर आपने दो चार चीजों का अगर आपको नहीं समझ आ रही उनका रटा, उनका आप रटा भी लगाना है, तो ये आपने नोट करना होगा अपने पास, पेपर से एक दिन पहले आपने देखना होगा, सही है। अब देखें, ये फलां चीज है, इसका एरिया 4 पाई r³/3 कैसे आया है। इसकी बुक में दो दो तीन तीन सफ़ों की एक्सप्लेनेशन है। अगर वो मैं एक्सप्लेनेशन आपको कराने लग जाऊंगा तो हमारी एक लेक्चर में सिर्फ एक की एक्सप्लेनेशन होगी। आपने ये याद रखना है कि पेपर में आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आपका डिस्ट्रक्टिव टाइप या उस तरह का पेपर नहीं है। आपने किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, आप आपसे ज्यादा से ज्यादा फार्मूला पूछेगा, या फार्मूले के अंदर से आपको आर दे देगा और कहेगा जी एरिया मालूम करें फलां चीज का। तो आपको पता है पाई 3.14 होता है, आर भी दे दिया तो एरिया ज्यादा से ज्यादा यह पूछ लेगा जी सर्कल का एरिया क्या है, या स्क्वायर का पैरामीटर क्या है। इस तरह की चीजें, कुछ चीजें हम कंसेप्ट से समझेंगे, आसान है। जो चीजें आपको समझना ही वो आपने नोट करके, बल्कि नोट तो आपने सारी ही करनी है। ये देखें, ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये 5 क्लासों की ज्योमेट्री है। ये जो चीजें हैं ना, ये फॉर्मूले, ये 5 क्लासों की ज्योमेट्री है। अगर आपको इसको नोट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप इस पे लगाएं टाइम, चाहिए, मस्ते वाली बात नहीं है। अब मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, आपको कौन कौन सी चीजें इनमें से पता है। स्क्वायर आपको पता होगा, सीधा सीधा गोल, जो सर्कल, सॉरी सर्कल, सर्कल से शुरू करते हैं। ये जो गोल है ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ये लाइनों को छोड़ दें, ये बाद में मैंने लगाई थी। ये ट्रायंगल है। पहले इनको समझते हैं, चार चीजों को, सबसे आसान चीजें जो चौथी में भी हैं। अच्छा, सर्कल सर्कल समझ आ गई, सही है। अब स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क ये होता है कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, लेंथ और विड्थ बराबर होती है, सही है। रेक्टेंगल की सामने वाली साइड बराबर होती है, ये वाली बराबर होती है, लेंथ आपस में बराबर होती है और विड्थ आपस में बराबर होती है, लेकिन लेंथ विड्थ के बराबर नहीं होती जिस तरह स्क्वायर में, सही है। एक तो ये बुनियादी फर्क हो गया। खासतौर पे जो हमारे कमरे होते हैं, उसमें आप इसको प्रैक्टिकल देख करके देखना है आपने, सही है। जो हमारा कमरा होता है वो ज्यादातर रेक्टेंगल की शेप में होता है, सही है। उसमें आपने देखा होगा, जो लंबाई होती है वो बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है आपस में। चौड़ाई लंबाई से हमेशा कम होती है, लेकिन चौड़ाई आपस में बराबर होती है ये, और लंबाई आपस में बराबर होती है। इसको कमरे की मिसाल आप ले लें। स्क्वायर जो होता है वो ज्यादातर खिड़कियां कह लें कि जिसकी लंबाई चौड़ाई सारा कुछ बराबर होता है। कुछ होती हैं, कुछ नहीं भी होती, लेकिन आपने समझना ही है कि इसकी लेंथ और वेट बराबर होती है।
और ट्रायंगल आपको पता है 3 साइडें होती हैं, इस तरह का होता है। ये देखें, ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब अब हम इन सारी डायग्राम्स में पहले समझेंगे 2D कौन सी है और 3D कौन सी है, सही है। फिर हम समझेंगे, एक मिनट, हमने इसमें सबसे पहले समझने 2 डायमेंशनल कौन सी चीजें हैं। देखें, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जो आपको चीज दो तरफ से ही नजर आए ज्यादा से ज्यादा, सही है। मिसाल के तौर पे स्क्वायर है, स्क्वायर की कोई चीज है, तो देखें इसकी ये 2 डायमेंशनल है स्क्वायर। ये आपको, ये सामने सामने एक इसकी सरफेस है और एक पीछे है, यानी सरफेस तो एक ही है, लेकिन 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि आपको, मैं आगे 3 डायमेंशनल बताता हूँ, फिर आपको इसका फर्क पता लगेगा। एक तो हमने 2 डायमेंशनल समझनी है और दूसरी 3 डायमेंशनल समझनी है, सही है। इनका फर्क समझना है। फिर आपने इसमें और क्या समझना है, फिर हमने समझना है कि इनके अंदर 4 कोने वाली कौन सी डायग्राम है। 4 कोने वाली को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, सही है। वो चले, वो उसको अलग रखते हैं, ये पीछे अलजेब्रा में भी आएगा। इसको जो भी नाम है इसको समझ लेंगे। फोर, 4 साइड स्केल हैं या 4 लाइन स्केल हैं। अच्छा, फिर आपने इसमें और क्या समझना है, फिर आपने इसमें, हाँ, ये 2 चीजें पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये कितनी चीजें हैं, फिर स्क्वायर आपको समझ आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया, सर्कल भी आ गया, सही है। अब पहले मैं आपको बाकी शेप्स बताता हूँ, सही है, फर्क बताता हूँ, क्योंकि अब व्हाइट बोर्ड पे तो ड्रा नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको आसान से आसान जो तरीके है मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगा। पहले फार्मूले छोड़ दें, पहले इनकी शक्लें समझें। ये स्क्वायर है, देखें सीधी सीधी लाइनें थी, ये सीधी होती है, सही है। स्क्वायर सीधा होता है, यहाँ पे अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो भी तो स्क्वायर सीधा होता है। ये तस्वीर थोड़ी सी खराब की है इस तरफ से, तो शायद आपको लग रहा हो कोई सीधा नहीं है। स्क्वायर बिल्कुल सीधी लाइनें होती है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो है वो डायग्राम्स, यहाँ पे, एक मिनट, इससे नहीं होगा। ये है, अच्छा देखें अब, वो तो आसान से ये तो बन जाता है। ये है जी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक तो इसकी चारों साइडें बराबर हैं, सही है। और फिर इसमें ये होता है रेक्टेंगल, सामने वाली साइडें बराबर और ऊपर नीचे वाली। और फिर इसमें होता है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, जितनी बन रही है देखें, मैं आपको मजीद आसानी करने के लिए वो यहाँ पे बनाऊंगा। ये होता है सर्कल। और इसमें और क्या क्या है, बस फिलहाल ये 4 चीजें हैं। आप सिर्फ ये समझ लें कि ये स्क्वायर है, चारों साइडें बराबर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। अगर ये देखें, सीधी सीधी साइडें हैं, सबकी सीधी हैं। इन दोनों को समझ लें। अगर मैं ये जो स्क्वायर है, चारों साइडें बराबर है, इसको अगर टेढ़ा, अपने लफ्जों में समझाने के लिए टेढ़ा कह दूं, या ज्योमेट्री की जुबान में कह दूं कि इसकी साइडें जो सीधी हैं पैरेलल कर दूं अगर मैं इनको, ये, अब आपने स्क्वायर उधर से समझने हैं। ये रोम्बस देखें, रोम्बस में उसने क्या किया है, स्क्वायर की सीधी साइडें थी, पैरेलल कर दी हैं। ऊपर नीचे भी पैरेलल हो गई है, पैरेलल पीछे मैं आपको बता के आया हूँ, ये भी पैरेलल है। जब स्क्वायर की साइडें पैरेलल कर लेगा सीधी साइडें, तो वो बन जाएगा रोम्बस। जब रेक्टेंगल की साइडें पैरेलल कर देगा, होगा वो रेक्टेंगल ही, ऊपर नीचे वाली बराबर इधर वाली बराबर, लेकिन पैरेलल कर देगा तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। देखिए अब कितनी चीजें हो गई, स्क्वायर के अंदर से मैंने रोम्बस निकाल दिया, रेक्टेंगल के अंदर से पैरेललोग्राम निकाल दिया। अब एक और काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है इनके जब डब्बे बन जाएंगे, तीन तीन स्क्वायर हैं इसमें देखें, ये वो होता है चिड़ी छक्का में जो छक्का होता है वो होता है डाइस, सही है। तो जब इसके स्क्वायर के डब्बे बन गए तो वो बन गया क्यूब।
अब कितनी चीजें होंगी, स्क्वायर से मैंने पहले रोम्बस बना के बताया, फिर क्यूब बना दिया, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनाया है उसको पैरेलल करके, और क्यूबाइड, ये होता है क्यूबाइड, ये जो डब्बों वाला है, सही है। अब देखें, वरना रोम्बस आपको मैं डायरेक्ट बताता तो आपको समझ ही ना आती कि रोम्बस कैसे है, पैरेलल है, फलां है, किससे निकला है। तो मैंने आपको तरतीब से बता रहा हूँ, स्क्वायर के अंदर से मैंने रोम्बस निकाला है, स्क्वायर के अंदर से फिर क्यूब निकाल दिया है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम निकाला है, और रेक्टेंगल से क्यूबाइड निकाल दिया है, सही है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। और सर्कल और स्फेयर का क्या फर्क है। देखिए सर्कल जो है ना, वो आप गुलदारा बना दें अपने पास, आपको उसकी एक ही सरफेस नजर आ रही है, 2D है, तो वो है सर्कल। स्फेयर जो होता है वो आप बनाने में तो उसी तरह लग रहा है, लेकिन स्फेयर जो होता है ना, आप इसको मिसाल ले लें फुटबॉल की। फुटबॉल है, आपको इधर से भी नजर आएगा, इधर से भी आएगा, सामने से भी आएगा, सही है। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ 3 डायमेंशनल और 2 का। स्फेयर को आधा कर दें, इस काट दें, देखें स्फेयर को दरमियान में से काट दिया, ये उसकी शक्ल में बन गया, प्याला कह लें या कुछ भी, तो ये हेमी स्फेयर का मतलब होता है 2 स्फेयर, यानी आधा स्फेयर का आधा। अब मैंने आपको कितनी चीजें बता दी हैं, एक, देखें सर्कल के अंदर से 2 चीजें मैंने निकाली हैं, 3 होगी। स्क्वायर के अंदर से 2 चीजें निकाली हैं, 6 होगी। रेक्टेंगल के अंदर से 2 चीजें निकाली हैं, 9 होगी। और अब ट्रायंगल के अंदर से मैं पिरामिड आपको बता रहा हूँ, पिरामिड आपने देखा होगा, साइंस में भी आया था, इकोसिस्टम वाले उसमें। और ये पिरामिड ऑफ इजिप्ट कहते हैं, जो फिरौनों के जमाने के वो बने होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर जा जा जाके ऊपर कम हो जाती हैं, वो ईंटें हैं जो भी हैं, पत्थर हैं। तो ये ट्रायंगल की शक्ल में होता है, लेकिन जब ट्रायंगल दो हों तो वो पिरामिड बन जाता है। देखें ट्रायंगल के अंदर से ही मैंने एक चीज निकाल के बता दी है। अब आपको ये कभी नहीं भूलेगी, 10-12 चीजें हो गई हैं। अब 3-4 चीजें और हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये है सिलेंडर, इसको कहते हैं सिलेंडर। 2 सर्कल हैं, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी, यानी कि सर्कुलर, सर्कुलर कहते हैं इसको। और एक ये 2 सीधी लाइनें हैं, आपने बना हुआ देखा भी होगा, इसको सिलेंडर कहते हैं। कौन ये है, कौन आपने वो आइसक्रीम देखी होगी, ये ट्रायंगल है, और नीचे इसी तरह सिलेंडर वाला एक सर्कुलर शेप है। और ये काइट है, काइट अपनी जुबान में पतंग कह लें, छोटी सी मैंने बनाई है, जगह कम थी, तो इसको कहते हैं काइट, सही है। और एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म मैं आपको दिखा दूंगा, प्रिज्म यहाँ पे जगह नहीं थी। एक स्क्वायर प्रिज्म होता है और एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। फिलहाल आपने ये समझना है कि एक स्क्वायर प्रिज्म होता है, यानी कि जिसमें स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर इस्तेमाल होता है। एक रेक्टेंगुलर होता है जिसमें रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है, उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। अब ये सारी शेप्स का फर्क आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। स्क्वायर से पैरेलल करें तो रोम्बस बनता है, स्क्वायर के 3 स्क्वायर जोड़ें तो क्यूब बनता है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम कैसे बनता है, क्यूबाइड कैसे बनता है, ट्रायंगल से ये कैसे बने, स्फेयर कैसे बने, हेमिस्फेयर कैसे बने, सिलेंडर क्या होता है, कौन क्या होती है, काइट क्या होती है, सही है। ये इंशाल्लाह अब आपको नहीं भूलेगा, शक्लों का मसला हल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इन सारी शक्लों के साथ, इनके साथ हमने 3 काम करने हैं, सही है। इनके साथ हमने एरिया सबका फाइंड करना है। देखें एरिया और पैरामीटर क्या होते हैं, पहले मैं एरिया और पैरामीटर में सादा जुबान में आपको एरिया और पैरामीटर का फर्क समझाता हूँ। एरिया क्या है और पैरामीटर क्या है, और एक और चीज होती है वॉल्यूम। पहले मैं आपको एरिया और पैरामीटर का फर्क समझाता हूँ। देखिए आप कमरे की मिसाल दोबारा ले लें, क्योंकि देखें ये जो है ना, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इसको समझने के लिए सबसे सादा मिसाल कमरे की है। तो आप कमरे में बैठे होंगे, मैं खुद कमरे में बैठा हूँ, आप कमरे पे नजर दोहराएं। मैंने आपको बताया था कि कमरों की ज्यादातर लेंथ बराबर होती है, यानी कि जो दीवारें इस तरफ लेंथ वाली होती हैं वो बराबर होती है, और चौड़ाई बराबर होती है। हम इसलिए कमरे का हमेशा जब भी नापते हैं तो कहते हैं जी 8-10 का कमरा है, 12-12 बाई 10 का कमरा है जी। वो 12 लेंथ होती है, 10 विड्थ होती है। कुछ कहते हैं जी 12 बाई 8 का है जी, वो फुट में नापते हैं, अपना तरीका होता है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब एरिया क्या है और पैरामीटर क्या है। ये जो 12 बाई 8 कहते हैं या 12 बाई 10 कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि 12 इसकी लेंथ है और 8 इसकी वेट है, सही है। तो ये कमरे के अंदर जितनी भी जगह होती है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक उसकी वेट है, और यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया हमेशा होता है लेंथ इंटू वेट, इसलिए एरिया को मीटर स्क्वायर में भी लिखा जाता है। एरिया लेंथ इंटू वेट होता है, सही है। स्क्वायर और सिर्फ स्क्वायर और उसका कह रहा हूँ, रेक्टेंगल का, ये देखें, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक मिनट। बाजू का उसमें स्क्वायर का एरिया क्या है, अपने पास नोट कर लें, लेंथ इंटू वेट। और लेंथ स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेंथ स्क्वायर क्यों कह सकते हैं, देखें
आपके पास खिड़की है जिसकी लेंथ और वेट बराबर है, चारों साइडें बराबर है, स्क्वायर होते ही बराबर है। अगर स्क्वायर स्क्वायर की शक्ल में खिड़की है आपके पास, तो आपको कोई कहे जी मुझे इसका, बल्कि पहले पैरामीटर्स का मैं आपको बताऊं, एरिया और पैरामीटर का फर्क तो आपको पता लगे। ये अंदर जितनी भी जगह है, कमरे के अंदर जितनी भी जगह है वो एरिया है। कमरे की जो लंबाई है, बाउंड्री है, पैरामीटर को मैं ब्रैकेट करके बाउंड्री लिख रहा हूँ, आपका मसला इससे हल हो जाएगा। बाउंड्री घर की बाउंड्री है या कमरे की बाउंड्री है। आपको अगर कोई कहे कि मुझे कमरे का पैरामीटर नाप के दो, तो आपने कमरे की जो चार दीवारें हैं वो नाप के उसको देनी है, वो उसका पैरामीटर है, उसकी बाउंड्री। और कहे कि मुझे कमरे का एरिया नाप के दो, तो कमरे के अंदर जितनी जगह है वो उसका एरिया है। सही है, अब क्लियर हो गया होगा। इसी तरह घर की मिसाल ने आपको आपको कोई कहेगा आपके घर का पैरामीटर क्या है, तो आपने घर का पैरामीटर नापने के लिए अपने घर की सारी चारदीवारी बाउंड्री नापनी है, जमा करने है, वो उसका पैरामीटर है। और आपके घर के एरिया कोई पूछे कि कितना एरिया, तो घर के अंदर जितना एरिया है, बाउंड्रीज के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा उसका एरिया है। इसलिए एरिया सारी शेप्स का है, जितनी शेप्स हैं सबका एरिया मालूम हो सकता है अंदर कितनी जगह है। लेकिन पैरामीटर सबका मालूम नहीं हो सकता, पैरामीटर बाउंड्री होती है। पैरामीटर हम स्क्वायर का मालूम करेंगे सिर्फ, और ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल का बस। एरिया सबका करेंगे। और वॉल्यूम किसका करेंगे? वॉल्यूम थ्री डी शेप्स को होता है हमेशा। वॉल्यूम किसको होता है? थ्री डी शेप्स को होता है, जिसमें लेंथ वेट और हाइट, थ्री डी शेप का मतलब ही ये थ्री डायमेंशनल होती है, और उसमें लेंथ वेट और हाइट तीनों आती है। वॉल्यूम थ्री डी शेप्स को होता है, उसमें इसके हाथ ही में लिखता हूँ, लेंथ वेट और हाइट तीनों आती है। एरिया में लेंथ और वेट होती है सिर्फ, पैरामीटर में और एरिया में इसमें लेंथ भी होती है। इसीलिए तो इसको थ्री डी कहते हैं ना, इसमें तीन चीजें, लेंथ भी है, वेट भी है और हाइट भी है। जबकि एरिया है या पैरामीटर है, इसमें लेंथ और वेट होती है, टू डायमेंशनल इसको इसलिए कहते हैं। अब आपको इंशाल्लाह टू डायमेंशनल का भी फर्क क्लियर हो गया होगा। मैं तो मजीद बता देता हूँ। तो लेके जाते हैं। देखिए, मैथ ऑन ज्योमेट्री ऑनलाइन समझाना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने इस पे मेहनत करके इस तरह किया है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाए चीज। अच्छा, अब टू डी कौन सी है और थ्री डी कौन सी है? थ्री डी इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने साथ लिखा हुआ भी है। सर्कल टू डी है, स्क्वेयर टू डी है, रेक्टेंगल टू डी है, ट्राइंगल टू डी है, ये भी रोमबस भी टू डी है, एक ही सरफेस है इसकी, पैरेललोग्राम भी टू डी है। इसके अलावा जितनी, काइट भी टू डी है, काइट भी टू डी है। सही है। इसके अलावा जितनी भी है, सर्कल के अंदर से स्फेयर निकले, स्फेयर और सर्कल का फर्क ही बुनियादी तौर पे ये है कि ये थ्री डी है। हेमिस्फेयर स्फेयर के अंदर से निकले, ये भी थ्री डी है। प्रिज्म थ्री डी है, सिलेंडर थ्री डी है, कौन थ्री डी है, क्यूब, क्यूब भी अब थ्री डी है। क्यूब तो सामने लग रहा है थ्री डी है, क्यूबाइड भी सामने लग रहा है थ्री डी है, हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है। ट्रेपीजियम, हाँ एक और चीज थी वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेपीजियम जो है वो इस इनके दरमियान की एक चीज है। सही है, रोम्बस और पैरेललोग्राम के दरमियान की चीज है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखें, मैंने आपको बताया था स्क्वायर की साइडें पैरेलल कर दें रोम्बस बन जाएगा, रेक्टेंगल की साइडें पैरेलल कर दें पैरेललोग्राम बन जाएगा। ट्रेपीजियम का फर्क यह है कि ट्रेपीजियम की दो साइडें तो पैरेलल ही हैं इनकी तरह। देखें, पैरेलल ये होती हैं जो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन दो साइडें पैरेलल नहीं है। ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है। ये इधर तक जाके और ये इधर तक आएगी तो आपस में कट जाएंगी। तो ट्रेपीजियम में वो होता है जिसकी सिर्फ एक पेयर, एक जोड़ा पैरेलल होता है। वो ये हो या ये हो, ज्यादातर यही होते हैं ऊपर नीचे वाला। ट्रेपीजियम का ये फर्क है। आपसे ट्रेपीजियम पूछ ले तो ट्रेपीजियम रोम्बस और पैरेललोग्राम के दरमियान की चीज है, एक पेयर पैरेलल है, एक नहीं है, इनके दोनों पेयर पैरेलल हैं बस। ये ट्रेपीजियम और इसका फर्क है। काइट देखें, ये काइट आपको शक्ल तो काइट की कभी नहीं भूलेगी, लेकिन काइट जो होती है ना इसकी, काइट अगर पूछ ले तो काइट में ये है कि इसकी ये जो ऊपर वाली साइडें हैं, यहाँ तक और यहाँ तक, ये आपस में एडजेसेंट होती हैं। क्या होती हैं? एडजेसेंट होती हैं। एडजेसेंट आगे हम पढ़ेंगे। और ये जो नीचे वाली साइड है ये आपस में एडजेसेंट होती हैं। सही है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। गाइड का ये एक बार पूछा भी था इसने। एक बार उसने ट्रेपीजियम का भी पूछा था कि कौन सी ऐसी शेप है जिसमें सिर्फ एक पेयर तो पैरेलल होता है ऊपर नीचे वाला या जो भी, लेकिन ये वाला पैरेलल नहीं होता, तो वो ट्रेपीजियम है। ये पूछ ले कि रोम्बस किस से निकले, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से। ये आपको फर्क पता होना चाहिए। सही है। अब टू डी और थ्री डी का मैंने फर्क बता दिया। एरिया हम सबका मालूम करेंगे, पैरामीटर हम सिर्फ
स्क्वायर और रेक्टेंगल का करेंगे, और वॉल्यूम हम 3D शेप्स का, सिर्फ 3D शेप्स का करेंगे, सही है। अब ये कुछ फॉर्मूले जो आसान है वो हम इधर देखें। मैंने आपको एरिया बताया, एरिया लेंथ इंटू वेट होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होना चाहिए? स्क्वायर का एरिया क्या होना चाहिए? बल्कि स्क्वायर का पैरामीटर पहले कर लेते हैं। ये बाउंड्रियां हैं। आप ऐसी खिड़की है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं, आपको कहे कोई इसकी मुझे बाउंड्री मालूम करके दो, पैरामीटर मालूम करके दो। तो समझदार बंदा कौन सा होगा? वो होगा जो फीता लेके पहले यहाँ से यहाँ तक नापेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक नापेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर कहेगा जी ये टोटल निकल आइए। वो होगा या जो एक ही ये नाप लेगा और कहेगा जी बस ये बाकी की सारी इसकी बराबर है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं। सही है। तो पैरामीटर स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4। एक चीज आपने मालूम कर ली, क्या मालूम की? मर्जी आपकी, लेंथ मालूम करें या वेट करें, दोनों एक ही चीजें हैं। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पैरामीटर निकल आएगा। बहुत आसान फॉर्मूला है। या इसकी जो है वो, किसी को शौक है तो लेंथ भी मालूम कर ले, वेट भी कर ले, है तो बराबर है सारी, सही है। अलबत्ता रेक्टेंगल में क्या मसला है? ये देखें, ये स्क्वायर के साथ है, इसको मैं, इसका पैरामीटर है स्क्वायर का, सही है। ये एल है, सही है, इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। स्क्वायर का पैरामीटर ये है। ये मैं एक जगह लिख के शेयर करूंगा, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि कुछ चीजें आपको याद रह जाए, सही है। बाकी फॉर्मूले एक जगह लिख के ही आपको सारे पता लगेंगे, खासतौर पे एरिया आ जाए आगे। अब इसका क्या है, रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए पैरामीटर? देखिए, रेक्टेंगल में आपको दो चीजें नापनी पड़ेंगी, इसीलिए कमरे की दो चीजें नापते हैं, लंबाई भी नापते हैं और चौड़ाई भी नापते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में मुख्तलिफ है। जब दो चीजें नाप ली तो पता लग जाएगा ये जो है ये है, और ये जो है वो इसके बराबर है। तो इसलिए वो 12 12 बाय 10 का कहते हैं जी कमरा है। 12 लेंथ है और 10 वेट है। उसके बाद पैरामीटर निकालना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। वही 12 बाय 10 जो नाप लिए उसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। यानी कि इसका पैरामीटर जो है वो, लेंथ और वेट नाप लिए, सही है, लेंथ भी आ गई, वेट भी आ गई, लेंथ प्लस वेट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसकी, रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल या पैरामीटर निकल आएगा, सही है। इसको आप वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी कह सकते हैं, इसको आप, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है। अब एरिया क्या है दोनों का? एरिया ये अंदर वाली जगह होती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एरिया दोनों का एक ही है, सही है। एरिया दोनों का एक ही है, लेंथ इंटू वेट। नोट कर लें अपने पास, स्क्वायर का भी वही है और पैरामीटर का भी वही है। सॉरी, स्क्वायर का भी वही है और रेक्टेंगल का भी वही है, लेंथ इंटू वेट, सही है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। लेंथ भी मीटर में है, वेट भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। अच्छा, सर्कल की कुछ चीजें देखें। सर्कल का पैरामीटर तो नहीं है, सर्कल की बाउंड्री कैसे नापेंगे? एक चीज ही गोल है, उसकी तो बाउंड्री आप नहीं नाप सकते। तो सर्कल में जो चीजें पूछ सकते हैं वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अलग से। एक मिनट, इसको, ये थोड़ा सा काम औखा है, इसको ऊपर नीचे। देखिए, सर्कल का जो है ना वो, सर्कल की पैरामीटर तो आप नहीं नाप सकते, गोल चीज है, उसका पैरामीटर कैसे नापेंगे, सही है। तो सर्कल के साथ आप जो कर सकते हैं वो पे आ जाते हैं। सर्कल ये है, सर्कल के साथ आप क्या कर सकते हैं? सर्कल का एक रेडियस पूछ सकते हैं आपसे। देखिए, रेडियस क्या होता है, ये जो सर्कल का कोना है ना, ये सारे ही कोने हैं उसके, जाहिर बात है गोल चीज का कोना तो नहीं होता। वैसे लोग कहते हैं दुनिया का कोना है फलां है, लेकिन गोल चीज का क्या कोना होगा? सारे ही कोने हैं इसके ये। अच्छा, कोने तो उसके हैं ना, ट्रायंगल के कह सकते हैं या रेक्टेंगल के। यहां से लेके इसके एक कोने से लेके दरमियान तक जो फासला है इसको कहते हैं रेडियस। ये अपने पास नोट कर लें, छोटा आर। और अगर ये इसको मैं आगे तक ले आऊं, यहाँ से लेके मैं मजीद यहाँ तक इसको ले आऊं, तो ये बन जाएगा डायमीटर। इसलिए कहते हैं कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस के डबल होते हैं, उसको लिखा जाता है। इसको मैं अब
इसको आप अपने पास नोट कर लें, तस्वीर बना लें। ये आसान चीजें मैंने जो है ना वो, डायमीटर को इसलिए लिखा जाता है 2r। सही है। रेडियस जो होता है वो सर्कल के कोने से लेकर दरमियान तक फासला होता है। सर्कल का दरमियान तो होता है ना गोल चीज का, तो डायमीटर क्या होता है, इज इक्वल टू 2r। एक ये समझने सर्कल में। दूसरा सर्कल देखें, गोल चीज का हेमिस, गोल चीज का सॉरी सरकमफ्रेंस होता है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, 2। अब यहाँ पे पाई, पाई का साइन अगर मिल जाए तो 2 पाई r होता है। सही है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स में लिखा होगा। सर्कल का हेमिस्फीयर सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, ये नोट कर लें अपने पास साथ। और सर्कल की जो तीसरी चीज होती है वो उसका एरिया है। एरिया मैंने आपको कहा है सबका फाइंड करेंगे। तो सर्कल का एरिया है πr²। क्या है, पाई, पाई की आर और इसके ऊपर स्क्वायर है। सही है। πr² सर्कल का होता है एरिया। ये अपने पास नोट कर ले बस। सर्कल में ज्यादा से ज्यादा आपसे यही तीन चीजें पूछेगा। सही है। अच्छा, आगे ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल तीन साइडें होती हैं, ट्राइंगल का फर्क आपको पता है। सही है। ये देख लें, ये रेडियस होता है, रेडियस आधा होता है। ये देखें, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, पीछे मैंने आपको समझा लिया है कोने तक। और डायमीटर पूरा होता है, इसलिए डायमीटर रेडियस दो बार करें तो डायमीटर बनते हैं। ये आपने समझना है। सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो 2 पाई r होता है। सही है। यहाँ पे उसने सर्कमफ्रेंस भी दिया होगा। अच्छा, ये सर्कल के ऊपर थोड़ा सा उसने बता दिया पैरामीटर एरिया। मैंने आपको अब पहले ही करा दिया है पैरामीटर। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर बताएगा, ट्राइंगल का बताएगा। ये देखें, स्क्वायर और रेक्टेंगल का फर्क समझा रहे हैं। चौथी की साइंस है, सॉरी मैथ है, बहुत आसान है। सही है। वो मैंने ये आपको फर्क पहले ही बता दिया, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। पैरामीटर और एरिया भी दोनों का बता दिया कैसे करेंगे। सर्कल का मैंने बता दिया है। अब जो अगली चीजें हैं ना, अगली चीजें देखें, ये मैं बुक में अपने पास जो है बुक से नोट करके एक जगह मैंने नोट की हुई है चीजें। बोर्ड पे तो आपको समझ नहीं आएगी। बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा आपने शक्लों का फर्क समझ लिया तो आधी चीज आपकी यहाँ पर हल होगी। अब फॉर्मूले जो है ना, ये कुछ देखे मैंने आपको कंसेप्ट से बता दिए हैं कि स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू वेट है, इसका भी लेंथ इंटू वेट है। सही है। ट्राइंगल का जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, देखें ट्राइंगल में लेंथ और वेट का चक्कर नहीं है। अब ट्राइंगल के में लेंथ इस तरह की लंबाई और चौड़ाई का चक्कर नहीं है, इसमें हाइट होती है। हाइट यानी नीचे से ऊपर तक यहाँ तक कितनी हाइट है, और एक इसकी बेस होती है ये सीधी। तो इसका जो एरिया है उसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय 2। या 1/2 इधर लिख के a मल्टीप्लाई बाय b, एक ही बात है। यानी कि ये ए क्या है, ए में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए एल्टीट्यूड कहते हैं, और एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज है। कहीं पे एच लिखा होता है, कहीं पे ए लिखा होता है, और ये बेस है। तो ट्राइंगल की दो ही चीजें होती हैं, एल्टीट्यूड और बेस। a × b/2, ये इसका एरिया है। सही है। ट्राइंगल का एरिया अपने पास नोट कर लें। इसी तरह आगे जो है रोम्बस पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया जिस तरह यहाँ पे देखिए 3D शेप्स की हाइट या एल्टीट्यूड होता है। सही है, ये आपने समझना है। तो रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम निकले, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू वेट था। तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, अब इसमें लेंथ वेट तो नहीं है, इसमें एल्टीट्यूड और बेस है। तो एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। सही है। अब क्यूब का एरिया क्या है, देखें स्क्वायर का एरिया है, मैंने आपको बताया है स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू वेट भी हो सकता है, और लेंथ स्क्वायर भी कह सकते हैं। वेट लेंथ के बराबर है ना, लेंथ लेंथ स्क्वायर भी कह सकते हैं, वेट स्क्वायर भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो अगर स्क्वायर का एरिया लेंथ लेंथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर और क्यूब में क्या फर्क है, मैंने आपको बताया है। क्यूब में ये स्क्वायर की एक ही सरफेस है, क्यूब की 6 सरफेस होती हैं। ये 1 2 3 4 5 6, 3 डब्बे हैं, 6 सरफेस है, 6 साइड से आपको नजर आता है। इसलिए तो वो चिड़ी छक्के में छक्का जो है वो क्यूब होता है, उसके ऊपर 6 सरफेस होती हैं। सही है, 6 तरफ से आपको नजर आता है। तो जब इसकी एक सरफेस थी, इसका एरिया लेंथ स्क्वायर है, तो इसकी 6 है, तो इसका सिंपल 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × लेंथ स्क्वायर। सही है। अच्छा, क्यूबाइड का क्या होना चाहिए, अब क्यूबाइड में वो मामला तो नहीं है, लेंथ वेट और हाइट तीनों मुख्तलिफ है, लेकिन सरफेसेस की भी 6 है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 × लेंथ प्लस वेट
टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस वेट प्लस टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी लेंथ वेट के साथ भी आएगी, लेंथ हाइट के साथ भी आएगी, और वेट हाइट। तीन चीजें, तीन क्रिकेट की टीमें होती हैं आपस में। समझ नहीं, ये तीन क्रिकेट की टीमें हैं, वो आपस में एक दूसरे से सारी मैच खेलती हैं। तो लेंथ वेट के साथ भी, लेंथ हाइट के साथ भी, और वेट ने हाइट के साथ भी मैच खेले हैं। ये समझ लें, सही है। तो ये क्यूबाइड का फार्मूला भी निकल आया, एरिया निकल आया। इसी तरह ये जो बाकी एरियाज हैं, इनकी तीन तीन चार चार सफों की एक्सप्लेनेशन है कि ये इसका एरिया ये क्यों निकला है। देखें, जो कंसेप्ट वाले हैं इजी है, वो मैंने आपको सात आठ इधर ही बता दिए। स्फेयर का एरिया देखें, स्फेयर किसके अंदर से निकले? स्फेयर सर्कल के अंदर से निकले। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो स्फेयर मैंने आपको बताया, फुटबॉल आप देखेंगे आपको इस तरफ से भी नजर आते हैं, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। इसका एरिया जो है चार से मल्टीप्लाई करते हैं सर्कल के एरिया के। तो फोर पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। हेमिस्फेयर आधा होता है। जब आप स्फेयर का एरिया पता लग गया तो हेमिस्फेयर आधा होता है, तो ये फोर पाई आर स्क्वायर है, तो ये टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अच्छा, प्रिज्म देखें, प्रिज्म बहुत आसान है। अगर स्क्वायर प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म है? स्क्वायर प्रिज्म है, तो उसका एरिया वही होगा जो स्क्वायर से निकलने वाले थ्री डी शेप का है, क्यूब का है, जो ये सेक्शन ट्वेल्व स्क्वायर, सेक्शन ट्वेल्व स्क्वायर। अगर प्रिज्म रेक्टेंगुलर है, तो फिर उसका एरिया वही होगा जो रेक्टेंगल से निकलने वाली थ्री डी शेप का है, क्यूबाइड का है, सही है। तो प्रिज्म का मसला तो हल हो गया। आपको क्यूब और क्यूबाइड का पता है, तो स्क्वायर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म का भी पता लग गया। ये सिलेंडर का है टू पाई आर आर प्लस एच। पर ये मैं आपको एक ही जगह भेज दूंगा। आपने आपको एरियाज भी, वॉल्यूम तो इससे भी छोटे हैं। वॉल्यूम सिर्फ थ्री डी शेप के होते हैं, आपको इनके वॉल्यूम नजर नहीं आ रहे होंगे। वॉल्यूम सिर्फ इनके हैं, सही है। वॉल्यूम भी देखे, मैंने आपको बताया वॉल्यूम में तीन चीजें होती हैं। लेंथ, यानी कि लेंथ भी होती है, वेट भी होती है, और हाइट भी होती है। तीन चीजें होती हैं, इसलिए वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, उसका यूनिट क्यूब होते हैं। एरिया का यूनिट स्क्वायर होते हैं हमेशा। उसमें दो चीजें नापते हैं, लेंथ इंटू वेट, तो फला फला। तो वॉल्यूम देखें, क्यूब का एरिया था सिक्स इंटू एल स्क्वायर, और वॉल्यूम उसका एल क्यूब है। इसी तरह वॉल्यूम हमेशा आपको क्यूब में नजर आएगा। यहाँ पे देखें आर क्यूब है, यहाँ पे इसको याद कर दिया तो टू बाई थ्री पाई आर क्यूब है, यहाँ पे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब था। तो ये एक जगह में लिख के नीट करके भेजूंगा। ज्यादातर चीजें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गई होंगी, बाकी भी हो जाएंगी। आपने ये फार्मूले जो है वो लाजमी याद रखने, सही है। इतने मुश्किल मुश्किल कभी उसने नहीं पूछे। आपको ये बेसिक बेसिक भी पता हो, इनका फर्क पता हो, ये भी काफी है। अच्छा, इसमें और जो चीजें रह गई हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ, पीछे हमने एंगल पढ़े हैं ना, एंगल की जितनी टाइप थी। अब आप ट्राइंगल की तीन टाइप समझ लें, ये क्योंकि टाइप्स वगैरह भी आती हैं। जो ट्राइंगल, ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं? अच्छा, इनमें क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से, मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनकी चार साइडें होती हैं। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, और ट्रेपीजियम है, सही है। ये याद रखना है, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ये है। अच्छा देखिए, ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं। अब ट्राइंगल की टाइप कैसे बनेगी? साइड के अकॉर्डिंग। तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों साइडें बराबर हैं, तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है। अगर दो साइडें बराबर हैं, सिर्फ दो बराबर है, तीसरी मुख्तलिफ है, तो उसको कहते हैं आइसोसेल ट्राइंगल। और तीनों बराबर, दो भी बराबर नहीं है, तो मतलब तीनों मुख्तलिफ हैं, फिर तो उसको कहते हैं स्केलीन। ये नोट कर लें, स्केलीन ट्राइंगल। एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा, एंगल में एक चीज रह गई थी, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये चीज आती भी है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? बहुत आसान है। अगर दो एंगल मिलके, ये एंगल्स की बात हो रही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो की बात हो रही है। जो दो एंगल मिलके नवे बनाएंगे, जिन दो एंगल्स का सम नवे होगा। कुछ भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है 45 45 के हो। 75 15 भी हो सकते हैं, 60 30 भी हो सकते हैं, 70 20 भी हो सकते हैं। सम उनका क्या बनना चाहिए? नवे। तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम बनेगा 180। क्या बनेगा? 180। वो भी लाजमी नहीं है नवे नवे के हो, 150 30 भी हो सकता है, वो होगा
सप्लीमेंट्री, आपको पेपर में इस तरह के सवाल दे सकते हैं इसमें से, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 होते हैं, 150 होते हैं, 180 होते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से फलान दो दो एंगल उसने दिए हुए हैं, इसमें से पूछेगा कि इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री कौन से है, उसने इस तरह दिए होंगे, एक 75-15 दे देगा। अच्छा, एक जो है वो 50-30 दे देगा। तो आपने गिन के देखना है कि इसका सम 90 किसका बन रहा है। और एक दे देगा, कुछ भी कह ले, सही है, फर्क आपको समझ आ गया होगा। तो बहरहाल ये जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो मैं भेज दूंगा। कुछ मैंने आपको उनका फर्क समझाने की कोशिश की है, बाकी इसके कंसेप्ट ऐसे हैं कि 3-3 पेजेस पे हैं, आपसे कंसेप्ट वो नहीं पूछेगा। कंसेप्ट जितनी चीज़ों का आपको समझ आ जाए आसानी से वो आ जाएगा। बाकी चीज़ें आपने फार्मूला क्या क्या याद रखने के, ये चीज़ें ये मैं ग्रुप में ये भी भेज दूंगा। यहाँ से अगर आपको समझ में मुश्किल हुई तो ये सारी चीज़ों का मैंने आपको फर्क समझा दिया है, तो वो मैं फिर आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, सही है। तो बहरहाल ज्योमेट्री में कोई और चीज़ हुई, क्योंकि हमने 9-10 भी अभी करनी है, सही है, 9-10 की कुछ चीजें हमने करनी है जो पास पेपर में आती है वो बाद में कर लेंगे, इंग्लिश पहले शुरू कर लेंगे। लेकिन ये है कि 8 में कोई चीज रह भी गई तो हम उसके साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो कोई भी चीज हमसे मिस नहीं होगी। बाकी इसमें ये जो बेसिक चीजें थी, डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशन के वाले से वो कहते हैं कि डायमेंशन जो 2D 3 डायमेंशन पढ़ के आए हैं, कहते हैं कि जो लेंथ होती है, लेंथ इन वन डायरेक्शन, सही है, लेंथ इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो लंबाई होती है किसी भी लाइन की, उसको डायमेंशन का नाम दिया। फिर वो आगे एक जगह कह रहा है कि पॉइंट, जो पॉइंट नुक्ते होते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना इसकी कोई लेंथ होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होती है, सही है। तो इस तरह की चीजें इसमें हैं। तो बहरहाल ज्योमेट्री जो है वो हमारी फिलहाल ये होगी, है बाकी जो चीजें होंगी मैं साथ ग्रुप में भेज दूंगा, या आपकी आसानी के लिए जो चीज़ें यहाँ पे वाइट बोर्ड पे नहीं समझाई जा सकती ऑनलाइन में, ये बहरहाल मसला तो है, लेकिन ये फिजिकल क्लास में मैंने इस तरह समझाई है सबको, एक ही जगह लिख के फॉर्मूले भी सारा कुछ। तो खैर इसमें इंशाल्लाह आपको भी मैंने पूरी कोशिश की है, मेहनत की है कि आपको भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाएं। असल चीज़ फार्मूले हैं इसमें, सही है, फार्मूले आपको याद रखने के हैं।